और दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। चलिए शुरुआत करते हैं आज के 21 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो उसके पहले आज का सुविचार में मैं आज लेकर के आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थॉट्स, जिसमें आप देखेंगे कि समस्या का गुलाम बनने वाले कभी खुद के भाग्य का निर्माता नहीं बन पाते। क्या मतलब है इस लाइन का, आपको जरूर जानना चाहिए। देखिए, समस्या का गुलाम होने का मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों को आपने ऐसा देखा होगा कि वो अपने कामों को इसलिए टाल देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि काम बड़ा मुश्किल है। यानी हर एक छोटा छोटा काम हो या बड़ा से बड़ा कोई कार्य, वो सभी काम उनके लिए मुश्किल ही लगते हैं। और ऐसे मुश्किल लगने वाले कामों को वो टालते रहते हैं कि कल करेंगे, परसों करेंगे या फिर उसके बाद करेंगे। और ऐसे करने वाले लोग कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। जैसे कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको कोई सवाल बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है, तो आपको उसे करनी चाहिए कि हल कर सके। और अगर आप उसे एक समस्या बना लेते हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका कहना होता है कि मेरा मैथ अच्छा नहीं है, मेरा फिजिक्स अच्छा नहीं है, मेरा ज्योग्राफी अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि वो आपके लिए एक समस्या बन गया है ना। तो आपने उस समस्या को सुलझाने की कोशिश नहीं की। हाँ, मान सकते हैं कि कुछ चीजों में आपकी पकड़ थोड़ी कमजोर होती है और कुछ चीजों में आपकी पकड़ थोड़ी मजबूत होती है, लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सभी विषयों को समान रूप से चलना होगा लेकर के। तभी जाकर के आज के टाइम में आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप अपने भाग्य को कोसने लगते हैं कि हमारा भाग्य या हमारा नसीब ही खराब है। बिल्कुल, आप ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन आपको भाग्य के ऊपर बिल्कुल भी इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप अगर कोशिश करेंगे, आप अगर मेहनत करेंगे, तो आपका भाग्य के निर्माता आप खुद ही हैं। अब अपने भाग्य को आप खुद ब खुद बना सकते हैं अगर आपने अपनी सारी कोशिशों के साथ में कार्य किया, एक लगन के साथ कार्य किया। उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप एक लगन और दृढ़ निश्चिंतता के साथ में कार्य को करेंगे और अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाएंगे। तो बता दूं आपको कि आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा ट्विटर पे भी मुझे फॉलो करिए। बाद में आप मुझे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए तथा वहां पर आप अपनी वीडियो के लिंक और पीडीएफ दोनों ही प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, चलिए आज के सबसे पहले प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है यहाँ पर कि इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म जिसका नाम है विहंगम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, ये जो इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म जिसका नाम विहंगम यहाँ पे दिया जा रहा है, वो खनन क्षेत्र से संबंधित है। आपको बता दूं कि महानदी कोल फील्ड लिमिटेड यानी कि एमसीएल में रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम आरपीएएस के साथ एक एकीकृत विहंगम नामक एक इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया। अब ये कार्य क्या करेगा, ये भी आपको समझना चाहिए। तो देखिए, यह प्रणाली जो है वो खानों में खनन गतिविधियों के हवाई वीडियो के वास्तविक समय के प्रसारण को सक्षम बनाती है। यानी कि जो भी कार्य होंगी, उन सभी चीजों को एक ड्रोन के माध्यम से इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और उसकी उस पोर्टल पे, क्योंकि ये विहंगम एक पोर्टल है, तो वहां पर उस वीडियो को वहां पे लाइव दिखाया जा सकेगा। इससे वहां के रियल टाइम प्रसारण को आप देख सकेंगे। तो देखिए, हम महानदी कोल्ड फील्ड लिमिटेड के बारे में यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताते हैं जो एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है कि यह भारत की प्रमुख कोयला उत्पादक कंपनी है तथा कोल इंडिया लिमिटेड की 8 सहायक कंपनियों में से एक है। कोल इंडिया लिमिटेड भारत की बड़ी दिग्गज महारत्न कंपनी है, तो उसी में से एक है महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। देखिए, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड का जो स्थापना था वर्ष 1999 में हुआ था, जो कि पर्यावरण के अनुकूल भूतल खनन तकनीकी पेश करने वाली पहली कोयला कंपनी थी। इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं पर विचार करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका परिचय, जो कि आपको पता होगा कि ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन जिसे जीसीएस के नाम से जानते हैं, एक आरपीएएस है ना, 40 एमबीपीएस इंटरनेट लीज लाइन और विहंगम पोर्टल इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा यह प्रणाली खनन गतिविधियों के हवाई वीडियो को बताएगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो देखिए, जो आरपीएएस है ये क्या सिस्टम है, ये भी आपको जानना चाहिए। तो देखिए, आरपीएस जो है वो रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम है। रिमोटली पायलटेड यानी कि एक ड्रोन टाइप का सिस्टम है, जिसे आप यूएएस यानी कि अनमैन्ड एयर
सिस्टम आप बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि एक सबसेट है इसका। चलिए आगे देखते हैं कि ये जो मानव रहित विमान है इसे 3 सबसेट में डिवाइड किया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट है ये, उसके अलावा ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट है जो खुद से भी चल सकता है, और मॉडल एयरक्राफ्ट है ना। तो ड्रोन की बात यहाँ पे की गई है, जिसे आप जानते हैं कि अनमैन्ड एयरक्राफ्ट के नाम से इसे जाना जाता है। बात करें कि ये जो ड्रोन होते हैं ये कुल कितने तरह के होते हैं, तो देखिए ड्रोन को उनके वजन के आधार पर 5 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है नैनो, जिसे 250 ग्राम से कम के होते हैं। माइक्रो जो 250 ग्राम से 2 ग्राम तक के होते हैं, 2 किलोग्राम तक के, ठीक है। स्मॉल जो होते हैं वो 2 किलोग्राम से लेकर 25 किलोग्राम तक होते हैं। मीडियम 25 किलोग्राम से लेकर के 150 किलोग्राम तक होते हैं। तो लार्ज वाले जो ड्रोन होते हैं वो 150 किलोग्राम से अधिक होते हैं। तो इस तरीके से ड्रोन के बारे में भी आपको थोड़ा सा डिटेल मैंने यहाँ पे दे दिया। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं गया इसके बारे में, लेकिन उम्मीद है क्योंकि अब जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों को ड्रोन का इस्तेमाल करके वीडियो रिकॉर्डिंग्स और मूवीज वगैरह में, या फिर बहुत सारे यूट्यूबर्स भी इसका इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम यूएवी के बारे में बात करते हैं यहाँ पे कि जो अनमैन्ड एयर व्हीकल्स होते हैं उनका उपयोग करने वाली कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो अभी के टाइम पर उपयोग कर रही हैं। जिस तरीके से एमसीएल में इसका यूज किया गया उसी तरीके से, तो देखिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने उत्तर पूर्व में ड्रोन रिस्पॉन्ड एंटी आउटरीच नाम से एक ड्रोन आधारित वैक्सीन वितरण मॉडल लॉन्च किया था, ठीक है। उत्तर पूर्वी राज्यों जो कि आप असम देख सकते हो, वहां पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ऐसे जगहों पर वैक्सीन वितरण करने के लिए इस तरह के मॉडल का उपयोग किया गया था। तेलंगाना सरकार ने एक महत्वाकांक्षी यानी कि इस प्रकार की पहली पायलट परियोजना जैसे मेडिसिन फ्रॉम द स्काई की परीक्षण के लिए 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का चयन किया गया और वहां पर इसका इस्तेमाल किया गया। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो ये एक पायलट परियोजना थी जिसमें मेडिसिन को प्रोवाइड कराया गया। अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शोषक उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान के द्वारा भी इसका इस्तेमाल किया गया, जिसका यूज विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के अलावा कृषि अनुसंधान गतिविधियों के लिए भी करा गया। तो इस तरीके से ड्रोन का जो इस्तेमाल है अब अलग अलग फील्ड में कई सारे चीजों को कार्यान्वित करने के लिए किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ पे बताया गया कि द इंडस एंटरप्रेन्योर से ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है। तो देखिए अपने इंडिया के हैं कुमार मंगलम बिरला जी, जिनके द्वारा ये अवार्ड जीता गया है। तो देखिए इंडस एंटरप्रेन्योर ने आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके नेतृत्व के लिए बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन में ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर नामित किया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम में 100% चांस है ऐसे प्रश्नों को पूछे जाने का, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट अवार्ड्स होते हैं, खासकर वैसे इंडियन जिनको पहली बार इस तरह के कोई अवार्ड मिला हो, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये पहले भारतीय उद्योगपति हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। आपको पता होना चाहिए कि इसके अलावा ये अवार्ड और किसको किसको मिला है। तो आप देखिए एलोन मस्क जो कि दुनिया के सबसे बड़े एक एंटरप्रेन्योर हैं, है ना, उनकी जो कंपनी है टेस्ला वो काफी ज्यादा धूम मचा रही है पूरी दुनिया भर में। स्पेस एक्स उनकी कंपनी है जो काफी स्पेस से रिलेटेड जो भी एक तरीके से नए नए टेक्नोलॉजीज को लेकर आ रहे हैं। तो इस तरीके से एलोन मस्क जो है काफी जाने माने हस्ती, इनके बारे में आप जानते होंगे, इनको मिला है। जेफ बेजोस जिनको आप जानते ही हैं, ठीक है, तो ग्लोबल एंटरप्रेन्योर अवार्ड इनको ही मिला है। सत्य नडेला जो कि गूगल के सीईओ हैं, इनको मिला हुआ है। तो इस तरीके से ये बड़ी हस्तियां हैं, उन हस्तियों में अपने भारत के कुमार मंगलम बिरला जी भी शामिल हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, तो आप इसे जरूर याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। आपको बता दूं कि ये सारे जो करंट अफेयर्स मैं आपको कराता हूँ, आपके आने वाले सभी एग्जाम जैसे एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, जो भी हाल ही में आने वाले हैं, तो इसकी प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो जरूर आप इन करंट अफेयर्स को तैयार करिए। वहां पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि जब आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का पेपर हुआ था तो वैसे में जो करंट अफेयर्स था वो काफी ज्यादा लेंदी थोड़ा सा पूछा गया था, थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पूछा गया था। इसलिए मैं यहाँ पे वन लाइनर आपको करंट अफेयर नहीं करा रहा हूँ, उसके डिटेल आंसर देता हूँ ताकि आपको उस क्वेश्चन की और उस आंसर की थोड़ी सी ब्रीफ नॉलेज रहे, ताकि आप घुमा फिरा के जो क्वेश्चन पूछे गए थे
उन्हें आप पकड़ सके, है ना। चलिए आगे देखते हैं कि किस संस्थान ने गरीब देशों को कोविड संकट से निपटने में मदद करने के लिए $93 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है। तो देखिए विश्व बैंक ने ये घोषणा की है उन सभी गरीब देशों में जहां पर कोविड 19 की वजह से संकट बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। ऐसे में आर्थिक विकास बैंक की तरफ से इसको लोगों की मदद के लिए $93 बिलियन की पैकेज की घोषणा की गई है। इसमें 48 उच्च और मध्यम आय वाले देशों में $23.5 बिलियन का योगदान, पूंजी बाजार में जुटाया गया धन और पुनर्भुगतान और विश्व बैंक का अपना योगदान शामिल है। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे देशों की इसमें मदद हो जाएगी। तो चलिए विश्व बैंक से रिलेटेड कुछ एक और इम्पोर्टेंट न्यूज आ रही थी, मैं आपको वो भी यहाँ पे लेके आया हूँ कि पाकिस्तान को $195 मिलियन का लोन मंजूर कर दिया है विश्व बैंक ने। ठीक है, तो ये भी एक ग्रेट न्यूज है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं और ये भी इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। तो मैं बता दूं कि पाकिस्तान को ये $195 मिलियन का जो लोन दिया गया है वो किस लिए दिया गया है। तो देखिए बता दूं कि ये जो है वहां की इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इम्प्लीमेंट एनर्जी सेक्टर फॉर्म को रिफॉर्म करने के लिए, उनकी सर्विस क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए ये लोन दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान में इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम चल रही है। पाकिस्तान ऑलरेडी कई सारे देशों से कर्ज लेकर के बैठा हुआ है, उसे चुका नहीं पा रहा है। ऐसे में वहां पर पैसे की भी कमी है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो पाकिस्तान कंगाली के हालात में जा रहा है। ऐसे में उसने विश्व बैंक में अपने यहाँ लोन प्रोवाइड करने की एक एप्लीकेशन डाला था, जिसको अब मंजूरी मिल चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से वहां पर इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये लोन दिया जा रहा है। तो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो आप जान लीजिए कि दुनिया भर में जो वर्ल्ड बैंक है वो एक तरीके का इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो कि लोन एंड ग्रांट्स प्रोवाइड कराता है दूसरे मिडिल इनकम कंट्रीज और जो पुअर कंट्रीज है उनको। ठीक है, देखिए इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। डेविड मालपासा इसके प्रेसिडेंट है। 19 जुलाई 1944 में इसकी फाउंडेशन रखी गई थी ब्रेटन वुड सम्मेलन के द्वारा। जो इसका मोटो है वर्किंग फॉर वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, दुनिया से गरीबी हटाना ही इसका एकमात्र उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें पूछा गया है, और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने की 100% चांस है इस क्वेश्चन की, तो जरूर आप इसे याद रखें। पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड्स में बेस्ट फीमेल डिप्यूट का पुरस्कार जीतने वाली अवनी लेखरा किस खेल से जुड़ी हुई हैं। तो देखिए ये हैं अवनी लेखरा जी, जो कि शूटिंग करती हैं और भारत की टोक्यो ओलंपिक में काफी अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने किया था। ठीक है, तो देखिए टोक्यो पैरालंपिक चैंपियन में अवनी लेखरा ने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में बेस्ट फीमेल डेब्यूट का पुरस्कार जीता, और इस तरीके से चेक गणराज्य के एडम पेस्का ने पुरुष वर्ग में यह पुरस्कार जीता है। भारतीय निशानेबाजी पैरा एथलीट अवनी लेखरा जो भारत की ओर से पहली महिला पैरा ओलंपिक हैं, यानी कि इन्होंने पहली बार में ही ओलंपिक में गई और वहां पर इन्होंने मेडल जीता, वो भी स्वर्ण पदक इन्होंने यहाँ पे हासिल किया है। ठीक है, वह पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बन चुकी हैं। तो इनका नाम काफी चर्चाओं में रहने वाला है और इनके व्यक्तिगत जीवन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने उनकी कुछ डिटेल यहाँ पर लेकर के आया हूँ। देखिए उनका रियल नाम तो अवनी लेखरा है, आप जान गए हैं। निक नेम अवनी, पिता का नाम इनका प्रवीण लेखरा है और माता का नाम श्वेता लेखरा है। 8 नवंबर 2001 में इनका बर्थ हुआ था, यानी कि अभी इनकी जो उम्र है 20 साल है। ये राजस्थान जयपुर से बिलोंग करती हैं, हिंदू धर्म है इनका। ठीक है, स्कॉर्पियन ये तो खैर चीजें चलिए ठीक है। इनकी हाइट जो है 5 फीट 3 इंची है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से एयर राइफल जो शूटर हैं उन्होंने इंडिया का नाम गौरवान्वित किया, साथ में इंडिया को मेडल दिलाने के लिए इन्होंने अपनी मेहनत की। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, हाल ही में कौन सा तूफान फिलीपींस से टकराया है। तो देखिए तूफान, दुनिया भर में जो तूफान आते हैं, हालांकि बहुत सारे तूफान आते हैं, लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जो चर्चाओं में काफी ज्यादा बने रहते हैं, जैसे तूफान के नाम भी पूछे जाते हैं। तो देखिए इस तूफान का नाम था राय, यानी कि टाइफून रॉय। अब टाइफून रॉय जो था वो फिलीपींस से टकराया और यह तेजी से 5 श्रेणी के तूफानों में बदल गया। दक्षिण फिलीपींस में यह पहुंच गया है। राय जो टाइफून है यहाँ पर आने वाला ये 15वां तूफान है। इसकी जो रफ्तार थी वो 195 किलोमीटर प्रति घंटा थी।
जिसकी वजह से यहाँ के लोग काफी ज्यादा प्रभावित हुए और कई सारे लोगों की जानें भी चली गई। तो चलिए फिलीपींस की लोकेशन भी मैं आपको बता दूं कि देखिए ये जो मैप है वो फिलीपींस का मैं लेकर के आया हूँ यहाँ पर। साउथ एशियन कंट्री में से एक है, ये है इंडिया अपना प्यारा भारत। यहाँ से जब हम साउथ ईस्ट की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर आता है फिलीपींस, ठीक है। तो ये रहा फिलीपींस जो कि पैसिफिक ओशन के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। तो फिलीपींस से जुड़े कुछ तथ्य भी मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखिए पहली बात यह है कि फिलीपींस दुनिया का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है, जिसने 2010 में 19.5 मिलियन टन फल का उत्पादन किया था, है ना। तो ये रोचक तथ्य आपको जानना चाहिए, कई सारे इंपॉर्टेंट ऐसे रोचक तथ्य एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। दूसरा है 2000 की जनगणना के अनुसार फिलीपींस में 52 मिलियन लोग अंग्रेजी बोलते हैं, जो इसे अमेरिका, भारत, पाकिस्तान और यूके के पीछे पांचवा सबसे बड़ा अंग्रेजी बोलने वाला देश बनाता है ना। तो इस तरह की चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। तीसरी बात है दुनिया के शीर्ष 10 सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में से 3 फिलीपींस में पाए जाते हैं, जिसमें एस एम मेगा मॉल, एम एस नॉर्थ एडासा और एम एस मॉल ऑफ द एशिया यहाँ पर ही पाया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ देखते हैं। चौथा नंबर, कुल 10 फैक्ट मैं यहाँ पे लेके आया हूँ और 10 फैक्ट काफी इंटरेस्टिंग है, आपको जानना चाहिए। देखिए पलावन में प्योर्टो प्रिंसेसा सर्बिटियन नदी जो कि 8.2 किलोमीटर लंबी है, मैक्सिको में 10 किलोमीटर की भूमिगत नदी की खोज तक प्यूटेसा प्रिंसेसा नदी दुनिया का सबसे लंबा भूमिगत जल मार्ग था। इसके अलावा फर्डिनेंड मैगलेन जो कि 1521 में स्पेनिश शासन के तहत द्वीप समूह के उपनिवेश की जो शुरुआत थी वह 1898 तक चलने वाली 377 साल की अवधि में फिलीपींस पहुंचे थे। मतलब 377 साल की अवधि में पहुंचे थे, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना। चलिए आगे देखते हैं कुछ 6 नंबर फैक्ट जिसमें पूछा गया है स्पेन के राजा फिलिप द्वितीय के बाद द्वीपों को फिलीपींस के नाम से जाना गया। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि फिलीपींस का नाम फिलीपींस क्यों पड़ा, क्योंकि वहां के जो राजा थे जिनका नाम था फिलिप, उनके नाम पर इसे रखा गया। इसके अलावा स्पेनिश प्रभाव के परिणाम स्वरूप देश में मुख्य रूप से 90% आबादी के साथ ईसाई हैं, जो कि ईसाई धर्म के कुछ तरीके का अभ्यास करते हैं। विशाल बहुमत रोमन कैथोलिकों का है। इस तरीके से आपकी वहां की जनजातीय जातियां और चीजों के आपने समझ लिया। आगे देखते हैं 8 नंबर जिसमें बताया गया कि 24 दिसंबर 2002 को सैन फर्नांडो पाम्पांगा में दुनिया की सबसे बड़ी क्रिसमस लालटेन रोशन की गई थी। यह संरचना 26.8 मीटर व्यास की थी। इसकी लागत 5 मिलियन फिलीपीन पेसो थी, ठीक है। आगे देखते हैं 9 नंबर फैक्ट जिसमें बताया गया कि पॉप जॉन पॉल द्वितीय ने 18 जनवरी 1995 को मनीला के लुनेटा पार्क में लगभग 5 मिलियन फिलिपिनो के लिए एक जन की पेशकश की। यह कार्यक्रम उस समय गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में सबसे बड़ा पापल क्राउड के रूप में शामिल हुआ। 2009 में फिलीपींस में प्रतिदिन लगभग 1.39 बिलियन एसएमएस संदेश भेजे जा रहे थे। दिस टेक्स्ट मैसेजिंग की शुरुआती लोगों में से एक था जो 2000 के दशक के मध्य में 90 दशक के मध्य में दुनिया की पाठ राजधानी के रूप में कमाई करता था। तो इस तरीके से फिलीपींस से रिलेटेड कुछ मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया यहाँ पर। चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और आपको बताते हैं कि आप प्लीज आप इसे लाइक किया करिए, क्योंकि जो वीडियोस होती हैं उन्हें आप अगर लाइक करते हैं तो मेरा मोटिवेशन यहाँ पे हाई होता है और मुझे और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंटरेस्टिंग जो भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं ऐसे जीके क्विज साथ में इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स में लेकर के आता रहूंगा। आपको बता दूं कि इस चैनल पे न सिर्फ करंट अफेयर्स बल्कि स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए जाते हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको हमारी वीडियो की जितनी भी प्लेलिस्ट है सभी सब्जेक्ट चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सबसे संबंधित एमसीक्यूज कराए गए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप 2, ग्रुप डी, ठीक है, एसएससी, इन तमाम एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।